Hello everyone. In today's session we are going to study reading comprehension. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम्स का एक पार्ट है, बी इट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बी इट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन यू फाइंड आउट देयर। तो आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, सोर्सेस जो हम करने वाले हैं, प्लस इस पूरे वीडियो को, इस पूरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेशन को हमने डिवाइड कर रखा है 5 to 6 वीडियोस में, जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स पे काम किया जाएगा। जैसे इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन हाउ टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ पैसेज, कि पैसेज को कैसे करना है। उसके साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आई विल बी शोइंग यू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड द जॉनरा एंड द ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स। उसके बाद के सेशंस में हमने स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है, जैसे हाउ टू डिटेक्ट द थीम ऑफ द पैसेज, how to identify the tone of the passage, how to infer the questions from the passage। so ये सभी टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। एंड अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, पूरे सीरीज को देखते हो, तो आई एम 100% श्योर कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। So in this session today, the learning objective will be, by the end of this lesson, students will be able to understand the concept and significance of reading comprehension। As I said कि ये जो पूरा reading comprehension का concept है ना, ये क्यों important है, हम पूरा पढ़ेंगे आज के इस सेशन में। आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ आरसीज, तो हमें ये भी देखना है कि कहीं भी जाने से पहले हम पहले पूरा फिगर आउट करते हैं कि हमें क्यों स्पेसिफिक जगह जाना है, वहाँ पे क्या क्या करना है। तो इसीलिए इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए कि आरसी जो होते हैं किस सोर्स से उठाए होते हैं, कौन से सोर्स को मुझे रेफर करना है, मेरा लेवल क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। Recognize and approach different kinds of questions asked in exam। Almost 10 types के questions होते हैं जो reading comprehension से पूछे जा सकते हैं, apart from grammar being a part of this reading comprehension itself। अब आप कहोगे सर ग्रामर कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता है? देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी टॉपिक है ना जिसमें कि आपके एग्जाम का पूरा होलिस्टिक चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि ग्रामर, उस पैसेज में कुछ मिस्टेक होंगे, एरर्स होंगे जिसे क्वेश्चन के थ्रू पूछा जा सकता है, वोकैबुलरी पूछा जाता है पैसेज से। तो एक ऐसा प्रोडक्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिससे कि किसी भी एस्पिरेंट का, किसी भी स्टूडेंट का एक होलिस्टिक एग्जामिनेशन किया जा सकता है कि इस बच्चे को ग्रामर या वोकैब कितना आता है। तो ये चीज़ें भी हम आप सीखेंगे। फिर अप्लाई स्ट्रेटजिक रीडिंग टेक्निक्स टू आंसर एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। देखो, हर काम को करने का एक स्ट्रैटेजी होता है, दैट वी हैव टू फॉलो। अगर हम किसी काम को स्ट्रैटेजी के साथ नहीं करते हैं, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो अल्टीमेटली बहुत अच्छा नहीं होता है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। सो टू इंश्योर दैट विल गो थ्रू दिस टर्मिनोलॉजी ऑल्सो। Practice using recommended sources। I'll be also dealing with all the sources कि कहाँ से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। Plus I'll also demonstrate कि न्यूज़पेपर जो कि एक बेस्ट सोर्स माना जाता है इस पूरी आरसी या पूरे इंग्लिश पे कमांड करने का, उसे पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होगा और ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। अवॉइड कॉमन पिटफॉल्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपरेशन एंड परफॉर्मेंस। तो बहुत सारी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो बी टिल द एंड, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन को देखने में। आपने बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस वगैरह देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रखे होंगे, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्कूल करिकुलम ऑल्सो। बट टू इंश्योर दैट हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल में आपके पास टाइम मार्कर नहीं होता था, टाइम बाउंड नहीं हुआ करता था कि इतने ही देर में इस एग्ज़ाम को करना है। पर अभी व्हेन यू आर सेटिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें आप पाओगे यू आर बाउंड बाय टाइम्स। और टाइम जो होता है ना, दैट इज़ दैट क्रिएट्स प्रेशर, दैट मेक्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू वर्क इन अ प्रेशर इन्वायरमेंट। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है जानबूझकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अब जैसा कि
सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि वाई इज द रीडिंग सेक्शन अ मैंडेटरी कंपोनेंट इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपके भी मन में आया होगा जब आपने प्रिपरेशन की शुरुआत करी होगी। जब आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पहला क्वेश्चन लगाया तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, लाइक द जॉनरा, लाइक द क्वेश्चन नेचर, टोन्स क्या होते हैं, इन्फरेंस कैसे करना है, क्योंकि दिस इज लाइक योर स्कूल करिकुलम, ये डिफरेंट होता है। और ये पार्ट क्यों है, देखो कभी भी इंग्लिश जो है ना, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी जॉब पोस्ट हो, या कोई भी चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आप जाते हो विद बीइंग अ स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशनल और एन एम्प्लॉय और कुछ भी, वहाँ पर इंग्लिश इज़ समथिंग दैट हेल्प्स यू। तो इंग्लिश पे कमांड पाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को टारगेट करता है जो उस इंडिविजुअल को ज़रूरत पड़ने वाली है व्हेन ही और शी इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, बी इट कॉलेज, बी इट द वर्किंग ऑफिसेस और अ कंपनी, एनीवेयर। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसलिए इस पूरे एग्ज़ाम का पार्ट है और आपको इसे मैंडेटरी समझना ही है, क्योंकि बिना इंग्लिश के आपको बहुत ही मुश्किल होने वाली है। सो ये समझो कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप करने जा रहे हो ना, दिस इज़ फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट। इट इज़ नॉट जस्ट अ क्वेश्चन जो लगाया और पास किए और निकल गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जिसमें आपको कहीं भी, लेट्स से यू आर अ लॉयर, you are given a draft, you are given to draft a contract, or you are going to do a review of a contract, कुछ भी आप करोगे, लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ स्टैटिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, इसलिए हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैंडेटरी पढ़ना पड़ता है, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस पार्ट इज़ इन एग्जामिनेशन। तो चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे हमें करना है, स्टेप वाइज हम चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, और ये रीडिंग से कैसे अलग है, कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब है, क्यों ये रीडिंग सफिशिएंट नहीं था कि हमने रीडिंग करा और हो गया काम, कॉम्प्रिहेंड करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रेफर्स टू द स्किल ऑफ ग्रास्पिंग एंड द मीनिंग बिहाइंड रिटन टेक्स्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप बिल्कुल ऐसा समझो कि जब आपके सामने आपका एक मित्र है, वो आपके पास आता है और अपनी कुछ सिचुएशंस बताता है। क्योंकि वो आपका मित्र है तो वो आपसे जानना चाहेगा कि ये जो मेरा मित्र है जिससे मैं अपनी समस्या को या अपनी कोई भी बात बता रहा हूँ वो मुझे हेल्प करेगा। तो जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करें तो कभी ये ना समझे कि आप एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आप हमेशा समझो कि सामने मेरे कोई व्यक्ति है जो मुझसे एक सिचुएशन दे रहा है, उसकी कुछ समस्या है, उसकी कुछ परेशानी है, उसके कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मुझसे शेयर कर रहा है, एंड नाउ ही और शी वांट्स गाइडलाइंस और हेल्प फ्रॉम मी। तो आपने देखा होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज होता है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं। वो इसलिए कि जो भाई बातें करी गई हैं उससे आप उस क्वेश्चंस के आंसर को दे सको। करेक्ट, ऐसा ही होता है। अब आपको करना क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक क्वेश्चन के नेचर से समझना ही नहीं। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट अ person talking to you. It's not a question in general, it's a situation where you have to infer, you have to understand, you have to comprehend कि बंदा क्या कह रहा है, उसकी दिक्कत क्या है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको वो चीज़ें समझने की जरूरत पड़ती है जो कि शायद मेंशन भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड रीडिंग बिटवीन द लाइन। ये सारे एरियाज पे हम आज काम करने वाले हैं। इट गोज बियॉन्ड सिंपली आइडेंटिफाइंग वर्ड्स, रिक्वायरिंग द रीडर्स टू interpret their meanings, understand their relationships and see how they build the overall idea of the passage। तो बोल रहा है कि ये केवल समझने के लिए ही नहीं है कि टेक्स्ट को आपको समझना है, उससे बियॉन्ड जाता है जिसमें कि आपको इंटरप्रेट करना होता है हर चीज़ के मीनिंग को, उसे उसके रिलेशनशिप के साथ समझना पड़ता है और ओवरऑल आइडिया क्या है उस पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये भी बताना पड़ता है। Strong comprehension enables reader to connect ideas, infer meaning and thoughtfully analyze the content। तो ये है, देखो फ्रूट है। अगर आपने ये प्रोसेस पूरा अपना लिया, जब आपके अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाएगी दैट यू कैन इन्फर एनी टेक्स्ट, यू कैन इन्फर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी टेक्स्ट, और यू हैव डेवलप्ड दिस
comprehension skill, the robust comprehension skills. This will enable you to connect, work, give your opinion, ideas and everything. तो ये एक important part बन जाता है पूरे एग्जाम का. So this is what reading comprehension is. Comprehension जो टर्म है वो comprehendre से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है to seize और capture. तो बस आपको पता है ये है क्या. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या वो स्किल्स हैं जो रिक्वायर होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए. देखो बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. कभी भी स्विमिंग अगर आपको सीखना है ना, यू जस्ट डू नॉट गो एंड प्लंज इनटू वाटर. फर्स्ट यू मीट अ कोच एंड ही टॉक्स और शी टॉक्स she tells you the benefits or strategy and everything about the swimming, and then आप जाके पानी में कूदते हो. ऐसा नहीं होता है कि बस हमें चीज़ें मिला, पानी दिख रहा है, जस्ट वी हैव जस्ट प्लंज इनटू इट. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, you have to understand the objective behind it, you have to understand everything, make a plan, whole plan. तो बिल्कुल ऐसा ही करना है. तो हमें कुछ skills होते हैं which are necessary while solving the reading comprehension. अब आप क्या करना, इन skills को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ के प्रैक्टिस में लाना है. इट इज़ नॉट जस्ट अ थियरी की बस पढ़ा और चलो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है. वाइल सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू हैव टू मेक बुलेट पॉइंट्स कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ या नहीं. ये आपको एक ओवरव्यू देता है व्हाट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एंड हाउ आई एम गोइंग टू स्केल इन इट. ऐसा नहीं है कि इफ आई गिव यू अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे. आप हो सकता है कुछ पैसेजेस में 5 on 5 ले आओ, बट ऑन दी अदर हैंड हो सकता है कुछ पैसेजेस में आप 5 on 1 ही रह जाओ. क्यों? क्योंकि नेचर, वोकैबुलरी, दी कॉन्टैक्ट्स, दी जॉनरा कि ये टेक्निकल था या आर्किटेक्चर बेस्ड पैसेज था या आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पैसेज था या हिस्ट्री एंड कल्चर का पैसेज था, सब कुछ मैटर करता है. इट इज़ नॉट जस्ट अ पैसेज दैट कैन कम फ्रॉम एनी जॉनरा आउट देयर. तो हम सब कुछ समझेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं द स्किल रिक्वायर्ड टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. कौन कौन से स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहला, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग. नया टर्मिनोलॉजी हो सकता है आपके लिए, कुछ लोगों को पहले से पता होगा. तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग क्या होता है? स्किम करना का मतलब होता है कि फर्स्ट यू हैव अ न्यूज़पेपर और एनी टेक्स्ट जिसमें कि एक हेडिंग दिया हुआ है, सब हेडिंग दिए हुए हैं और कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो उन सब को आप फटाफट एक बार देख लेते हो. दैट इज दिस एक्ट कॉल्ड स्किमिंग. स्किमिंग में आप चीज़ों को ओवरऑल समझते हो, एक बर्ड व्यू लेते हो कि हाँ आज जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ एक बार पढ़ के ही स्किमिंग करके आपको समझ आ जाएगा कि विच जॉनरा इट इज़, कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं या क्या सोर्स होने वाला है. क्या ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है या समथिंग दैट आई डिसलाइक. होता है ना कभी कभी. लेट्स से आई पर्सनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स अ लॉट क्योंकि वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है एंड आई कैन अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ एंड ग्रो इन लाइफ. तो मुझे मज़ा आता है. ऑन दी अदर हैंड इफ यू गिव मी समथिंग विच इज साइंस एंड टेक विच आई ऑलवेज अब्सटेन फ्रॉम रीडिंग क्योंकि मेरे ऊपर से जाता है, पर पार्ट ऑफ लाइफ है तो पढ़ना ही पड़ता है. बट स्टिल इंटरेस्ट मुझे आता है सेल्फ हेल्प बुक, ये लाइफ स्टोरीज या समथिंग दैट इज नरेटिव, मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है तो मैं उसे एंजॉय करता हूँ. तो वाइल स्किमिंग ही मैं देख लेता हूँ कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो क्या है. देन कम्स स्कैनिंग. स्कैनिंग में आप पर्टिकुलरली हर एक पैसेज को देखते हो, समझते हो क्या लिखा है. तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो. द नेक्स्ट वन इज ये सारे जो हैं दीज आर स्किल्स हैं, समझो आपको डेवलप करना है. यू हैव टू डेवलप दीज स्किल्स इन ऑर्डर टू बी वेरी वेरी गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन. कॉम्प्रिहेंड करना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि रीडिंग अंडरस्टैंडिंग नाम नहीं है रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, इसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग से डिफरेंट है. करेक्ट. अंडरस्टैंड तो आप एक ही बार में कर लेते हो किसी चीज़ को, पर कॉम्प्रिहेंड करना मतलब सीज करना, आइडियाज़ निकालना, हर एक चीज़ समझना. तो अगर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर है तो कॉम्प्रिहेंशन आपके यहाँ पर आता है. ठीक है. एंड देन रिटेंशन. रिटेंशन इज समथिंग दैट इज टेस्टेड थ्रू द क्वेश्चन. राइट. अगर आप केवल किसी मित्र के प्रॉब्लम को सुन लिया और आप उसे आंसर ही नहीं कर पा रहे हो तो ही विल नॉट कम टू यू अगेन. राइट. ही नोज कि यार मेरा टाइम वेस्ट हुआ. ठीक है, वी आर फ्रेंड्स, लेकिन यू कुड नॉट गिव मी एटलीस्ट आंसर, कुछ भी देना चाहिए था. तो दैट इज कॉल्ड रिटेंशन. आप रिटेन कर पा रहे हो कि नहीं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को. सो इट सेज अंडरस्टैंडिंग द पैसेज एंड रिमेंबरिंग की पॉइंट्स व्हाइल रीडिंग. इसका
टेक्निक हम इसे भी प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेसन्स में. थर्ड स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इज इन्फरेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग. देखो एज आई सेड कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका पूरा होलिस्टिक एग्जामिनेशन करता है. तो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लॉजिकल रीजनिंग भी एक प्ले करता है रोल. अब आप कहोगे सर लॉजिकल रीजनिंग में तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं एंड देन वो मैथ के कुछ क्वेश्चंस आते हैं. तो लॉजिकल रीजनिंग भी 2 पार्ट्स में होता है, दैट इज CR क्रिटिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग. तो एनालिटिकल रीजनिंग ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपको मैथ्स वगैरह डिस्कस करना होता है, पर CR जो होता है दैट इज कम्प्लीटली पैसेज बेस्ड एंड वो भी काइंड ऑफ इंग्लिश पैसेजेस होते हैं. उसमें भी जब राइटर कुछ लिखता है तो वो रीजनिंग की जरूरत पड़ती है. टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट यू नीड टू नो दी रीजनिंग, कि क्या रीजनिंग दिया है ऑथर ने. एंड इन्फरेंस का मतलब होता है किसी चीज को इन्फर करना, विच इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन दिस सिनेरियो. तो कोई चीज अगर नहीं सामने दिया हुआ है साफ साफ तो आप इन्फर कैसे करोगे, वो पढ़ के ही करना पड़ता है, राइट. दैट इज देयर कम्स द रोल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस गेटिंग द इंफॉर्मेशन विच इज नॉट देयर रिटन एक्सप्लिसिटली. कोई चीज़ जो साफ साफ नहीं लिखी हुई है ना, वो चीज़ें हम इन्फर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस. और ड्रॉइंग कंक्लूजन कि किसी व्यक्ति ने, किसी सिचुएशन ने किसी बात को कही है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ कंक्लूजन कि ये जो कह रहा है व्हाई ही और शी इज सेइंग सो, ओके, फ्रॉम इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन नॉट जस्ट व्हाट इज स्टेटेड. ठीक है, तो बस कहा और समझ लिया. आप में और एक छोटे बच्चे में क्या डिफरेंस है? छोटा बच्चा केवल जो बात को समझता है लिटरली और जाके उसे नरेट कर देता है या वो समझ लेता है, ही टेक्स इट लिटरली. बट बड़े लोग जो होते हैं लाइक द स्टूडेंट्स जो एग्जाम में बैठ रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस में, तो वो इतने बड़े तो हो ही चुके हैं वो चीज़ें समझने के लिए जो कि उन्हें बताया जा रहा है, राइट. फोर्थ एंड फॉरमोस्ट अगेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और ये पूरा रिवॉल्व करता है एंड इसके लिए वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि कैसे आप अप्रोच करोगे वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट. प्लस वोकैबुलरी के अलग वीडियोस भी बने हुए हैं जिसमें कि आप वोकैब को नॉलेज गेन करोगे, करेक्ट. सो वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर यूज्ड. अब चलो मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ. Let's say there is this word called principal. In general हर किसी बच्चे को पता है कि principal का मतलब क्या होता है. The head of the school, who runs the school, who is the in charge of the school, right? यही पता है सबको. अगर मैंने हल्का सा इसमें कुछ चेंज करा, what is the principal goal of your life? Same spelling. प्रिंसिपल के 2 स्पेलिंग होते हैं, एक PLE पे फिनिश होता है जिसका मतलब होता है द सेट ऑफ रूल्स, सिद्धांत, राइट. बट हम वहाँ इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेलिंग विच इज PRINCIPAL, प्रिंसिपल, विच एवरीबडी ऑलमोस्ट नोज कि हाँ भाई इसका मतलब हेड ऑफ द स्कूल होता है. बट जैसे ही हमने एक टर्मिनोलॉजी ऐड किया, ठीक, प्रिंसिपल के बाद, द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल गॉट कंप्लीटली चेंज्ड. नाउ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल बिकेम मेन. What is the main goal of your life? What is the principal goal of your life? So this is called the vocabulary in context. कि कोई vocab जरूरी नहीं है कि जो आप उसकी मीनिंग जानते हो वही है. It also being affected by the context and contextuality. Abhi yesterday itself I was reading through a passage and I found a word that was perseverance. So in the literal meaning of perseverance, it means cease to fail, means undeniably failing attitude, like I do not want to fail, I just have to keep going on, okay. तो ये होता है perseverance का मतलब कि चाहे कितना दुख परेशानी हो, I'll keep working hard. बट वहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में एक रोबोट है जो बनाया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि एज अ ट्री फंक्शन करेगा मार्स में जाकर, और उसका नाम उन्होंने परसिवरेंस दे रखा है. तो अगर ये सोचो, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ परसिवरेंस, आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज एंड आई विल मिसअंडरस्टैंड द होल पैसेज. क्यों? क्योंकि जो मीनिंग था, लिटरल मीनिंग था, वो डिफरेंट था. तो इस तरह के वर्ड्स आपके पूरे पैसेज में होते हैं जहाँ पे यू ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ समथिंग एंड यू डू नॉट पुट एफर्ट कि ठीक है पता तो है, क्यों ही देखना. वहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम हो जाती है कि
आप गलत अंडरस्टैंड करते हो, यू मिसअंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू डेवलप दिस स्किल of understanding vocabulary in context. Okay, so understanding word meanings based on how they are used in the passage. So जरूरी नहीं है कि जो मीनिंग आप जानते हो वही लिखा हो, it can have multiple meanings based upon the context. Correct. Next is identifying the author's tone and purpose. ऑथर का टोन एंड पर्पस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस टॉपिक पे भी एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें कि आप सीखोगे कि टोन्स को कैसे पहचानते हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं जो टोन को पहचानने में हेल्प करते हैं, पैसेजेस कैसे होते हैं जो डिफरेंट टोन्स के होते हैं, दैट ऑल हैव बीन कंपाइल्ड इन अ डिफरेंट वीडियो। बट इसमें हम ओवरऑल समझ रहे हैं कि ये स्किल भी है जो आपको जरूरत है। टोन होता क्या है, टोन को कैसे समझते हैं, टोन ऐसा क्या है जो अफेक्ट करता है राइटर्स के मूड को, आइडियाज को। सो दिस इज टोन। टोन्स आर बेसिकली जब राइटर किस टोन में किसी बात को लिख रहा है। अब जैसे कोई व्यक्ति, मान लो बहुत ही लेमैन के लैंग्वेज में चीज़ों को समझिए, लेट्स से इफ समबडी इज हैप्पी, आप उसके पास जाते हो, आप उससे दो बातें करते हो, ही इज इन अ गुड मूड, राइट। तो उसका जो गुड मूड है वो उसके टोन को, बात करने की चीज़ों को डिसाइड करता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में बैठा हुआ है, उसका किसी से झगड़ा हो गया, अब आप जाते हो उससे बात करते हो, तो उसके जो बात करने का तरीका है ना, वो पहले से जो उस सिनेरियो से होकर गुजरा हुआ है, जिस परिस्थितियों से वो होकर यहाँ पे आया हुआ है और वो गुस्से में बैठा है, सो हिज टोन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द कन्वर्सेशन। भले वो आपसे नाराज नहीं है, बट हो सकता है वो इतना जॉली तरीके से ना बात करे आपसे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टोन कि राइटर ने जब लिखा तो किन ट्रॉमा से होकर गुजरा हुआ है, किन हैप्पी मोमेंट से होकर गुजरा हुआ है, किन परिस्थितियों में राइटर ने इस चीज़ को लिखा है। एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय द टोन। तो राइटर का मूड जो है वही टोन होता है, वही टोन डिसाइड करता है। डिफरेंट टोन है, बहुत सारे टोन्स हैं, उसके लिए हम आपको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट इज नीडेड, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग क्रिटिकली, क्रिटिकल टोन भी माना जाता है। मतलब जो बात मेरे सामने आई है, somebody has approached me and he is saying कि भैया why don't you invest 10,000 rupees in this share market or in this company, it will grow and boom. If I am a layman and I do not have a critical thinking, what I'll do, I'll just give him money and invest. But critical thinking means understanding the pros and cons, the merits and demerits, everything about that investment. कि ठीक है, if I have to invest this thing, I have to look for the background, I have to look for the 5-year performance, कहाँ डाउन था, कहाँ अप है। सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। आप उसके प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ देखते हो, तो ये भी डेवलप करना होता है ओवर द टाइम। अभी तक आप केवल एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते थे, आप एक न्यूज़ को पढ़ा करते थे, बट अभी आफ्टर रीडिंग ऑल दीज स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड, जब आप इसे पढ़ लोगे और इस लेक्चर को कंप्लीट करोगे तो आपका एक नज़रिया ही बदल जाएगा कि ओके, दिस इज हाउ आई हैव टू टेक एनी टेक्स्ट दैट कम्स बिफोर मी। ये केवल ऐसा ही नहीं है कि बस आपने पढ़ा और आंसर किया गए, नहीं, दिस इज अ लाइफ स्किल दैट आई एम टीचिंग यू हियर। तो इसके लिए ये स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, ओवर द टाइम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज समराइजेशन। समराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को समरी में लाना, दैट इज कंडेंसिंग पैराग्राफ्स और एंटायर पैराग्राफ इनटू कंसाइज पॉइंट। ठीक है, आपने बड़े से पैसेज को पढ़ा, नाउ यू हैव टू नरेट दैट इन अ सिंपल वे, 5 मिनट 3 मिनट में बोल के दिखाओ, दैट इज समरी। अब वो भी तभी पॉसिबल है व्हेन यू हैव गॉन थ्रू एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन दैट पैसेज व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड, प्लस एवरी पैराग्राफ, अराउंड 8 to 9 पैराग्राफ हो सकते हैं, 2 to 3 पैराग्राफ हो सकते हैं, ऑल द पैराग्राफ व्हाट इट टॉक्स, वेदर इट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग, वेदर इट इज एम्फसाइजिंग, वेदर इट इज इन अ कंटिन्यूएशन, वेदर इट इज सपोर्टिंग द आइडिया, बहुत कुछ हो सकता है। सो समराइजेशन में आपको पूरा का पूरा पैसेज समझना होता है। सो टू समराइज एनी आर्टिकल इज आल्सो एन स्किल। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग ऑप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑलमोस्ट एवरी पैसेजेस हैव 4 ऑप्शंस, कभी कभी 5 भी होते हैं, कभी कभी 3 सेंटेंस देकर 3 ऑप्शन बना देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एग्जाम दैट यू आर सिटिंग फॉर। अब वहां पे क्या होता है, अगर आपने पैसेज को पढ़ा और क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल वेग होते हैं ऑलमोस्ट सभी पैसेजेस में, जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया होता है। अभी हम जो पैसेज भी करने वाले हैं उसमें मैं सारी चीजें जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको एज अ सैम्पल, ताकि
आपको समझ में आया ओके दिस शुड बी माई अप्रोच ऑफ सॉल्विंग, एंड ओवर द टाइम अगर आप उसी चीज़ को जो मैं आज सिखा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओगे, आई गारंटी कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो एलिमिनेट करना मतलब उन ऑप्शंस को हटाना सबसे पहले जो कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, जो कि मेंशन ही नहीं है, कहीं पे भी दिख ही नहीं रहा है, पेरीफेरी में भी नहीं है। सो टू एलिमिनेट दोज ऑप्शंस, राइट, यूजिंग लॉजिक एंड रूल आउट इररिलेवेंट एंड मिसलीडिंग चॉइस है। तो रूल आउट करना है, देखते ही ओके ये तो पार्ट हो ही नहीं सकता, अब जो दो बचे उसमें से एलिमिनेट करके आंसर कर दो, क्योंकि यू हैव टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन गिवन सेट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि यू हैव 1 hour टू सॉल्व जस्ट अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यू हैव टू सॉल्व the reading comprehension, the bigger ones within 8 to 10 minutes and the smaller one within 5 to 6 minutes. इससे कम समय नहीं होता, इससे ज़्यादा समय नहीं मिलता है आपको. So you have to develop that skill, okay? Focus and concentration, yes, this is the most important thing जब कभी आप reading comprehension करते हो. अब आप कहोगे सर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन तो हमने बहुत सुना है, लाए कैसे? जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ, whenever I sit to study एंड मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलने लगती है करियर को लेकर, या मैं पढ़ रहा था बगल वाले ने सब्जी बेचना शुरू किया, कोई व्यक्ति आया जो सब्जी बेच रहा है, अब मेरा जो माइंड है वो पूरा चेन क्रिएट कर रहा है कि ओके दिस इज़ द वेजिटेबल मैन, ही इज़ सेलिंग द ग्रीन वेजीज, एंड हम सब्जियां इसलिए खाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल। अब आपका जो दिमाग है दैट इज़ क्रिएटिंग द चेन, फालतू के चेन, विच इज व्हाट वर यू डूइंग, यू आर बेसिकली सॉल्विंग अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड सामने से कुछ आया, किसी भी तरह का आपने आवाज़ सुना, हो सकता है कुत्ते के भौंकने का आवाज़ आपने सुना, वहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और फिर आप जब कर तो रहे हो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब करे क्या इसका, आपको इसका सोल्यूशन ही नहीं पता। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप उस सिचुएशन को समझो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, whenever you have sat for any kind of examination, school exam, competitive exam, entrance exam, आपने देखा होगा वहाँ का माहौल कैसा होता है, super chaotic. The teacher is standing before you, he or she is taking rounds, other students are creating noises, different kind of noises, like somebody is throwing their pen, somebody is just flipping the pages, सब कुछ शोर मचाता है एक एग्जाम हॉल में, और वो पूरी बिल्डिंग भी ऐसी भी कोई साउंड प्रूफ बिल्डिंग नहीं होती where you will find peace and tranquility, वो भी पूरा chaotic environment होता है, but at that moment also you are very much focused, even though the whole class is chaotic, but you have great concentration on your exam. कभी सोचा है इस बारे में? और ये क्यों होता है? एक मिनट कभी बैठ के सोचिए इस बारे में, क्यों ऐसा होता है? वहाँ पर एक ऐसी चीज होती है जो कंसंट्रेशन में हेल्प करती है, दैट इज टाइम, टाइमर, द वॉच, द क्लॉक जो आप पहन के जाते हो, जो आपके सामने लगी होती है। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, then a stopwatch and timer will definitely help you. अब मान लीजिए कि आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने बैठे, है ना, यू हैव जस्ट सैट सॉल्व अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सामने में आपने एक क्लॉक लगा दिया, स्टॉप वॉच लगा दिया, and you are solving and you are just seeing the time, you are solving and seeing the time, even though there is lot of information going on, people are going here and there, any vegetable man or anybody is making noises, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है if you have a timer on, ताकि आपका पूरा जो ध्यान है वो टाइमर पे है एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में है। सो टू डेवलप दिस स्किल, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, यू नीड टू have a timer. Without timer never ever do any reading comprehension. आपको समय की आदत तो लगने ही नहीं वाली है if you are reading, if you are solving anything. But on the other hand, if you put a watch before you while you are solving the reading comprehension, you will see the change in yourself. अपने आप को बढ़ाना है। देखो, I am English faculty और मैं I'm not going to give any exam with you, right? You have to give that exam by yourself. आप you are taking any exam, it is you who is responsible, so you have to develop these ideas. तो जो भी मैं आज बता रहा हूँ आज के लेसन में, प्राइमा फेसाई आपको बस फॉलो करना है, इसे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं अगर if I have said that you have to solve a reading comprehension with the timer on, start doing it, you will definitely see the change. अब वहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो लगाते रह जाओगे। So I would say you have been solving reading comprehension, एक ये अप्रोच भी लाओ कि कभी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो आप वॉच के साथ करो,
कोई सा भी स्टॉप वॉच लगा लो, टाइमर लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट करना आपको वैसे ही है कि अगर आप ऐसे करते हो तो विल डेफिनेटली सी द चेंज इन यू, टाइम का प्रेशर देखोगे, कॉन्सेंट्रेशन होएगा, प्लस एट द सेम टाइम यूज अ पेन while solving reading comprehension if you are solving it in a hard copy. Soft copying कर रहे हो तो ठीक है, आप माउस वगैरह यूज कर सकते हो रीड करने के लिए, but at the same time if you are solving in a hard copy, ensure you have a pen because pen also helps you be focused and understand the idea discussed in each and every paragraph. इस हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होता है एंड पैराग्राफ के इनिशियल वर्ड एंड लास्ट वर्ड बताते हैं whether the para is in contrast or in continuation. All the transition words you have to understand, all the transition words also, कि ये सारे transition word जो हैं वो हमें कैसे आगे लेके चल रहे हैं. Last one is time management. As I said that you are taking exam based upon reading comprehension, वहाँ पे time management आना चाहिए. 5 मिनट में करना होता है, 8 मिनट में करना होता है, depending upon the exam you are sitting for. आप सबसे पहले syllabus को देखें, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइमिंग को मेंटेन करें. दैट इफ़ यू आर सिटिंग फॉर एनी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन, वहाँ पे क्या करना है, आपको देखना है कि ओके ये एग्जाम जो मैं देने जा रहा हूँ, हाउ मच टाइम दिस एग्जाम वुड नीड, 2 hours, 1 hour और 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट्स. उस हिसाब से यू हैव टू यू नो डिवाइड दिस सेक्शन, कि इस सेक्शन को लॉजिकल को इतना टाइम देना है, इंग्लिश को इतना टाइम. तो दीज आर सम स्किल्स दैट यू हैव टू नाउ डेवलप. लेट्स रिकैप. फर्स्ट skill that is needed is skimming and scanning. Second, comprehension and retention. Third, infer information through logical reasoning and vocabulary in context, identifying the author's tone. Critical thinking and evaluation is needed while solving a reading comprehension based question. Summarization of that particular topic. Elimination the wrong options. Focus and concentration, how to develop, I have already given you an idea. And time management. So these are some skills which are needed. अब आप इसे कहीं पे bullet point में लिख लो कि these are some skills that I have to inculcate over the time. एक दिन में नहीं आएगा बच्चों. You have to give time to it. You have to practice it. It cannot be acquired within a day or two. Just practice. आप कर रहे हो या नहीं, that is very very important. Now अब हम समझने वाले हैं कि जो अभी हमने पूरा डिस्कस किया है, how this is gonna be used in practicality. आपके सामने I have pasted a patch of newspaper. द हिंदू का ये एक आर्टिकल है. मैं इसे पढ़ने वाला नहीं हूं ना, तो इसके जो विजिबिलिटी है आपको मैटर करेगा. दिस इज जस्ट फॉर अ डेमो दैट पढ़ना कैसे है एक आर्टिकल को. सो इफ यू हैव एवर seen the Hindu newspaper and when you go to the editorial section of that particular paper, be it Indian Express or the Hindu, I personally prefer the Hindu because language of the Hindu is good and at par with the examination which is asked. Vocabulary is great, तो मैं इसे प्रेफर करता हूँ. बाकी if you think कि आपको द हिंदू या Indian Express कोई भी पढ़ना है, just keep reading, same pattern will be applicable जो हम डिस्कस करने वाले. So when you read the editorial section, page 8, mostly editorial, so these passages are of 450 plus and these passages are of around 1250 plus words. Now this whole article is part this of the Hindu examination, हिंदू पेपर. इसमें 4 आर्टिकल्स थे, मैंने केवल पहला वाला सेक्शन काटा है ये आपको दिखाने के लिए. अब सबसे पहले हमने क्या सीखा था, स्किमिंग. स्किम कैसे करना है आपने पढ़ा, फोस्टरिंग अ कमिटमेंट टू स्टॉप मटेरियल डेथ, मैटरनल डेथ्स, राइट. देन दिस इज द सब हेडिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू. हु हैज रिटन द मेन पॉइंट, everything has been mentioned here, so this is called skimming. आपने स्किम करा, आपको स्किम करके ही पता चल गया कि मैटरनल जो डेथ्स हैं इसको कैसे रोके, इस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, करेक्ट. तो एक आपको बेसिक आइडिया दे दिया. अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं. बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर आप यहाँ तक आ गए हो इसका मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट है इस चीज़ को, इस टॉपिक को सीखने में. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं,
उन्हें लगता है ये छोटा है, ये पढ़ो और आगे बढ़ो. बट आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, ये पार्ट ना, दिस इज डिफिकल्ट वन. दिस वन इज ईजियर बिकॉज इट हैज़ इलेबोरेटेड वर्जन. इस टॉपिक को इन्होंने 1250 वर्ड्स में पूरा इलेबोरेट करा हुआ है यूजिंग डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट वर्ड्स. तो ये ज़्यादा आसान होता है जब आप पढ़ते हो, करेक्ट. तो पढ़ना तो सब है ओवरऑल, बट इफ यू आर गोइंग टू डेवलप द रीडिंग हैबिट, वो कैसे करें, ठीक है. सो टू हाउ टू बिल्ड द स्किल्स नीडेड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्किल डेवलप करने के लिए यू हैव टू रीड. जैसे कि अगर आप केवल पढ़ते हो स्विमिंग कैसे करना है, यू कैन नेवर लर्न हाउ टू स्विम. You have to plunge into water in order to learn swimming. The same way, if you want to be good at reading comprehension, you have to start reading with focus and the strategies discussed in the previous slides. बैठना है, न्यूज़पेपर लेना है, पढ़ना शुरू करना है. You do not have to think a lot, just do. You know, it is action that matters, not words. Action करो. आपके सामने एक पैसेज आया, सबसे पहला काम जो आपको करना है while reading the passage, you have to figure out all the alien words that you do not know. अब मान लीजिए कि हमने इसे पढ़ना शुरू किया, हमें पहला वर्ड फोस्टरिंग का मतलब नहीं पता था. Immediately you have to Google this term if you do not know the meaning of foster. ठीक है, गूगल करिए एंड देन आगे बढ़िए. मान लो आपको कमिटमेंट का मतलब ही नहीं पता, इसे भी तुरंत लिखो. So while reading this piece of information, vocabulary, any vocabulary which you find alien, any vocabulary that you do not know, don't ignore it. क्यों? क्योंकि ये जो words होते हैं ना, they come in frequency, वो बार बार हर आर्टिकल में धीरे धीरे आएंगे. and when as soon as you start reading every day, you will find कि ठीक है, ये वाला वर्ड तो भी पिछले वाले न्यूज़ में भी था. क्योंकि लिमिटेड ही यूज़ करता है, कोई भी व्यक्ति लिमिटेड vocab ही यूज़ कर सकता है, बट उनके पास भी अच्छी vocabulary होती है. तो आपने सबसे पहला स्टेप that you have to follow is find out the words that you do not know, that is alien to you. पहला स्टेप. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डिसाइफर करने में लगे रहते हैं. आपने उस समय तो डिसाइफर कर लिया, लेकिन क्या ये एग्जाम तक याद होगा, दैट इज वन क्वेश्चन. हो सकता है आपने इस लाइन को पढ़ा कि फोस्टरिंग अ कमिटमेंट टू स्टॉप मैटरनल डेथ, यहां से समझ में आ गया किसका मतलब ये है, बट डू यू नो एग्जैक्टली व्हाट दैट मीन्स. कुछ समय के बाद अगर अचानक से आपके सामने एक एग्जाम में दिख जाएगा वर्ड फोस्टर, would you be able to recall the whole article? No. वहां पे आपको you must know the meaning of that particular word. अब आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला स्टेज है vocabulary. Be honest with yourself. हर एक वर्ड जो आपको नहीं पता, जैसे लिखा है mortality, ठीक है, एंड आगे पढ़ते जाओगे, जैसे लिखा है maternal, मॉड्यूल, कोई भी वर्ड आपने लाइन से लिखना शुरू किया vocab को यहाँ, एंड इमीडिएटली गूगल इट. हमारे ज़माने में तो डिक्शनरी हुआ करते थे, हम उसे ढूंढते थे. आपके ज़माने में बस बोल दो, आ जाएगा. इट्स सो इजी. तो यहाँ पे मीनिंग आपने लिख दिया, ठीक है, सारे ही वर्ड के आपने मीनिंग लिख दिया. तो फर्स्ट स्टेप इज रीड द आर्टिकल थोरोली, एंड दिस इज द थोरो रीडिंग जब आप ऐसे पढ़ते हो. अब ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो गलतियाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक यहीं पर. उन्हें लगता है वाह, आई हैव गिवन 30 मिनट्स टू दिस आर्टिकल, अब इससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं. वहां होती है आपसे मिस्टेक. करना क्या है आपको वहां पे बच्चों, टेक ऑल दी वर्ड्स नाउ दैट यू नो एंड फिर से पढ़ो एक बार. एंड ट्रस्ट मी, इस बार अगर आपको फर्स्ट टाइम में सारे वर्ड मीनिंग ढूंढने और आर्टिकल को लिखने में ये जो प्रिपेयर करने में 15 to 20 मिनट लगे हैं ना, इफ यू आर री रीडिंग इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स और मैक्स टू मैक्स 7 मिनट्स. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप इज रीरीड, एंड दैट रीरीडिंग डेवलप्स द एक्चुअल स्पीड विच इज रिक्वायर्ड. ओके, वर्ड मीनिंग के साथ, क्योंकि अभी आपको मीनिंग पता है फोस्टर का, तो आपने मीनिंग सारे देखे, फटाफट फटाफट पढ़ना शुरू किया. नाउ यू अंडरस्टूड द पैसेज एटलीस्ट टिल द एक्सटेंट ऑफ 75%. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. द आर्टिकल्स रिटन बाय एनी ऑथर ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द हिंदू, they are working at a very reputed places or universities or firm, or they are big lawyers, they are doctors.
तो आपको क्या लगता है, जैसे कि डॉक्टर KR एंटोनी ने इस आर्टिकल को लिखा है, जो कि एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट है कोची केरला में, who drafted the first safe motherhood module for the Ministry of Health on behalf of UNICEF. अब आप समझ लो कि एक व्यक्ति, a person who has reached at that level, उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा है, अपने आप को देखिए, you are just in 12th और मे बी इन ग्रेजुएशन, आपको लगता है कि आपने वो स्किल डेवलप कर ली है समझने की जो उस ऑथर ने डेवलप करी है. सो देयर इज अ age difference, there is a knowledge difference, there is an experience difference which only comes through ages, जो टाइम के साथ, उम्र के साथ ही डेवलप होती है. बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है ठीक है एक पीस ऑफ राइटिंग लिखा है, चलो 5 मिनट में पढ़ो आगे बढ़ो. You have not understood, guys. You haven't understood the real meaning of that passage. क्यों? Because it has been written by some prominent people. It can sound